आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टाइम और खास मुलाकात में आज हमारे पास शख्सियत हैं वीरेंद्र अखबारी जी, जो कि नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष हैं और इनसे कुछ चुनावों के बारे में बात करेंगे और हनुमानगढ़ जिले की राजनीति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो सर, जो हनुमानगढ़ की राजनीति है, हनुमानगढ़ की राजनीति के बारे में बताइए, क्योंकि हनुमानगढ़ की राजनीति जो है राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति देखने में थोड़ी अलग है। देखिए, हनुमानगढ़ की राजनीति सही मायने में तो बहुत अच्छी है। हमारे पूर्ववर्ती जो भी, चाहे वो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे, हमारे हनुमानगढ़ की राजनीति बिल्कुल साफ सुथरी है। कोई ये नहीं कि कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या कोई नेगेटिव नकारात्मक राजनीति नहीं है। सही मायने में अच्छी राजनीति है। चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हमारे रहे हो, चाहे वो हमारे चौधरी हरिराम जी, कॉमरेड शौकत सिंह जी, चौधरी आत्माराम जी, चाहे मैं अभी वर्तमान जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, चाहे मैं बात करूं चौधरी विनोद कुमार जी की, डॉक्टर राम प्रताप जी की, या जसपाल सिंह जी रहे, तो सब लोगों ने एक सकारात्मक राजनीति की है। मैं इसके लिए बिल्कुल, आज जो नई पीढ़ी है, हम सबको ये सीखना भी चाहिए और निश्चित रूप से हनुमानगढ़ की राजनीति, हमारे क्षेत्र की राजनीति अच्छी है। सर, आपने संघर्ष भी खूब किया है इसके अंदर और आपको बहुत समय बाद कुछ मिला है पार्टी से। नहीं, पार्टी ने मेरे को बहुत समय बाद नहीं, पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने मेरे को 2 बार पार्षद बनाया, 2 बार युवा मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष रहा, जयपुर संभाग का प्रभारी रहा, और भी अन्य बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे पास रही। अभी क्या है कि हाँ, जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मेरे को एक पार्टी की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निश्चित रूप से मिली है और इसके लिए मैं पार्टी का, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप कैसे इस राजनीति में आए और किस तरह का आपने संघर्ष किया राजनीति में आने के लिए? देखिए, राजनीति में मैं कैसे आया, मेरे को तो खुद को भी नहीं पता। मैं क्या है कि बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा और उसी नाते विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। फिर विद्यार्थी परिषद में काम करते करते बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जुड़ गया और कब राजनीति में आ गया, मेरे को पार्षद की टिकट मिली 2009 में। पहली बार मैं पार्षद बना हनुमानगढ़ परिषद में, फिर मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना। तो कैसे राजनीति में आना हुआ, ये तो क्या है कि गॉड प्लान ही है, कोई संयोग ही है। बाकी मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ और संघर्ष करके आम जनता के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के आशीर्वाद से आज जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से इसमें मेरी पार्टी का, मेरे संगठन का, उनके संस्कारों का, मेरे परिवार के माता पिता का आशीर्वाद और मित्र साथी शुभचिंतक कार्यकर्ता सबका, आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपने संघर्ष भी खूब किया और आज चुनाव भी आने वाले हैं नजदीक और आप पूरी पार्टी को, पूरे जो सदस्य हैं आपके, उनको संजो के चल रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? कुछ आपके चेहरे रूठ भी रहे हैं, कुछ मना भी रहे हैं, सब जगह जा भी रहे हैं आप? देखिए, पार्टी में क्या होता है कि जब बड़ा परिवार होता है तो पार्टी ने, मैं हालांकि मेरे से वरिष्ठ बहुत लोग हैं, लेकिन आज पार्टी के जिले के मुखिया के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी थी। मेरा दायित्व भी है, मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं सबको साथ लेकर एक टीम के रूप में, टीम हनुमानगढ़ के रूप में हम आगे बढ़ेंगे और जो 2023 के जो चुनाव हैं विधानसभा के, वो 500 की 500 सीट हम जीते, ये हमारा लक्ष्य है। तो 500 सीट निकालने के लिए आपने क्या प्लान किए? प्लानिंग तो निश्चित रूप से हमारी चल रही है। अभी 4 तारीख को आने वाली 4 सितंबर को हमारी गोगामेडी से बहुत ही विशाल और भव्य परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। उसके लिए कल बैठक है और अन्य जो भी हमारे वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और प्रदेश का जो निर्देश, उसके हिसाब से एक शानदार प्लानिंग हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, हमारे जिले से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख तक, सब लोग मिलकर हम पार्टी को जितवाने के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक, उनका कहना है कि हनुमानगढ़ में कोई कार्य बचा ही नहीं है और टोटल विकास हो चुका है हनुमानगढ़ में। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, वैसे तो क्या है कि वो तो जनता जानती है ना कि कितना काम बचा है कि नहीं बचा है। शायद उनको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं है कि हनुमानगढ़ में क्या है कि 1994 में जिला बना
और उसके बाद में निरंतर प्रगति के विकास के पथ पर चला और जिला बनाने से लेकर आज तक बड़े जितने भी विकास के काम हुए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुए। अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो हमारे जो विकास तीर्थ जमीन जिनको हम बोलते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज की जो सौगात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। उसी की मैं बात करूं तो हमारा खेती किसानी का एरिया है। आईजीएनपी नहर हो चाहे भाखड़ा हो, तो इनमें रीलाइनिंग का काम और नहर के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में हमारी सरकार के दौरान बहुत बड़े काम हुए और अभी भी वही बजट चल रहा है। जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा पैसा केंद्र सरकार का आ रहा है। किसान निधि और हर वर्ग के लिए जो हमारी केंद्र सरकार ने योजना की, निरंतर उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन का भी आपने देखा होगा, 508 रेलवे स्टेशन जो केंद्र सरकार ने अमृत आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में जो योजना शुरू करी है, उसमें हमारा ये रेलवे स्टेशन भी है मार्गदर्शन। 20 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे तो बिल्कुल सूरत बदल जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारी सरकार की विकास की सोच है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हनुमानगढ़ में ये भी चलता है सर कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो इस बार तो अगर उस हिसाब से देखें तो पिछली बार कांग्रेस, इस बार बीजेपी आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे राजस्थान में ही शानदार माहौल है। आम जनता, मैं जहां भी जा रहा हूं पूरे जिले में कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के बीच में, तो बिल्कुल लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो कि लोगों को गुमराह करके, लोगों के साथ झूठ बोलकर जो सरकार बनी, जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया कर्ज माफी के नाम पर, जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया कि 35 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक कोई बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं। और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ इस सरकार में जो धोखा हुआ है वो युवाओं के साथ हुआ है। 17 बार पेपर लीक होना, और उस पेपर लीक से आप एक मेरे को बताइए, अभी एक सामान्य परिवार का बच्चा किस प्रकार की परिस्थितियों से निकलकर वो जयपुर, बीकानेर या कहीं भी जाता है पढ़ाई करने के लिए, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पढ़ाई करता है, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो क्या साहब पेपर लीक हो गई। और पेपर लीक में इनके जो बड़े जिम्मेदार लोग, जो इनके पार्टी के मुखिया, इनके बड़े बड़े मंत्री, इन सब पे शक की जो सुई है वो दिख रही है। सचिवालय में पैसा मिलना, सोना मिलना, इस प्रकार का भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा इस गहलोत सरकार का चेहरा जनता के सामने आया है, और इसके लिए जनता इनको माफ नहीं करेगी। सर, अभी जो 4.5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने अभी जो भी लगाए हैं जनता के लिए राहत कैंप लगाए हैं, जी, तो राहत कैंप के नाम पर भी लोग कह रहे हैं कि लूट हो रही है। कारण है कि राहत कैंपों में जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ महिलाएं भी खड़ी रहती हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं भी कुछ भी नहीं है प्रशासन के द्वारा, और वहाँ मिलता भी उनको शायद कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि राहत कैंप नहीं, एक आहत कैंप है। इस गर्मी के मौसम में बड़े बुजुर्ग महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर लाइन में जब लगती है तो उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। बहुत सारे अखबारों में हमने पढ़ा है कि भी बड़े बुजुर्गों के चक्कर आ गए। बहुत सारे जो भी ये मोबाइल बांधते हैं, मेरे ये सुनने में आ रहा है कि काफी जगह उनको चार्ज में लगाने के बाद बैटरी फट गई। तो ये भी एक मोबाइल्स में भी बहुत बड़ा घोटाला देखना आप जब समय आने पर सामने आएगा। तो इनको तो लूट खसोट हर विषय में, हर मसले में जनता को सिर्फ गुमराह किया। इन्होंने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लोगों को लूटने का काम इन्होंने किया। अभी जब समय ही नहीं बचा इनके पास, अभी 2 महीने का समय है, अभी बिल जब 2 महीने बाद आएगा तब तक आचार संहिता लग जाएगी, और ये कह रहे हैं कि हमने फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया। सिर्फ जैसे अशोक गहलोत साहब के बारे में कहते हैं ना, वो जादूगर है, तो वो जनता के बीच में अपनी जादूगरी दिखाने का दुस्साहस, मैं तो कहूंगा कि दुस्साहस कर रहे हैं। जनता के साथ खेलने का, उनकी भावनाओं से खेलने का, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है कि एक प्रदेश का मुखिया इस प्रकार का गुमराह करने वाला खेल जनता के साथ सिर्फ वोट बटोरने के लिए खेले। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भाजपा सर किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगा? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का है, किसानों की समस्याओं का है,
युवाओं के रोजगार का है और महिला और हमारे दलित भाई जो है जिनके साथ इस सरकार में बहुत बड़े स्तर पे अत्याचार हुआ है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। राजस्थान के विकास का है, राजस्थान को पूरे भारतवर्ष में एक नंबर पर लेकर जाने का है, हनुमानगढ़ जिले को एक नंबर पर लेकर जाने का है। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हमारे पास है जिनको लेकर हम जनता को सर एक सवाल और है आपसे, जो कि हनुमानगढ़ पाकिस्तान और अगर हम माने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है और यहाँ पर नशा बहुत ज्यादा और युवा नशे की गिरफ्त में बहुत ज्यादा फंस रहा है और इसी वजह से मौत भी बहुत ज्यादा हो रही है, उसको लेके आप क्या? देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आपने नशे के बारे में सवाल किया तो मेरे को अच्छा लगा। आपको भी इस बात के लिए साधुवाद। और सही मायने में तो हम सबको मिलकर इस अभिशाप से लड़ना चाहिए, क्योंकि आज जो युवा नौजवान पीढ़ी, हम हमारे स्तर पर भी प्रयास करेंगे कि वो चिट्टा वो नशा कहां से रहा है। तो ये जो नशे के जो कारोबार है उसमें बड़ी मछलियां जो है वो बच जाती है। अभी पुलिस भी क्या कर रही है कि जो भी गिनी चुनी छोटी मोटी कार्रवाइयां हो जाती है, लेकिन उससे परिणाम कुछ भी नहीं आता। नशा धड़ल्ले से वैसे ही बिक रहा है, ड्रग्स का नशा बिक रहा है, चिट्टे का। इस प्रकार से मेरी तो आपके माध्यम से युवाओं से अपील है कि जिस भगवान ने आपको इंसान के रूप में जन्म दिया, जिस माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े सपने बुने हैं, मैं कहता हूं उनके साथ आप खिलवाड़ मत करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। तो नशे के खिलाफ तो हम सबको मिलकर एक मुहिम के साथ, हम सबकी जिम्मेदारी, अकेला सरकार पे प्रशासन पे छोड़ना नहीं, हम सबको मिलकर नशे के लिए, नशे से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करें। नशे में सर हम देख रहे हैं जैसे कि 10-12 साल का 14 साल के बच्चे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं और उसके अलावा मेडिकल नशा है और नशे की वजह से चोरियां, ठगी, लूटपाट और हत्याएं भी हो रही हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि माँ के सिर में डंडा मार के माता की मृत्यु कर दी, चाकू से मार देना, माँ को नदी में फेंक देना, नहर में फेंक देना। उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं प्रशासन भी पर भी सर थोड़ा सा प्रशासन पे थोड़ा ध्यान दे और जो लोकल यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो भी अगर थोड़ा ध्यान दें तो शायद कोई ना कहीं सुधर सकता है। देखिए, हमारे समाज में या देश में क्या है कि हमें हर समस्या से, हर चीज को सहने की आदत डाल लेती है। आपको मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले क्या है कि मोबाइल जब नए नए आए और मोबाइल चोरी होना शुरू हुआ, तो आजकल क्या है कि थानों में एक सिस्टम कर दिया, एक स्टाम्प पे आप मोहर लगवा के FIR की हो या ऑनलाइन FIR करो, नया मोबाइल ले लो, कोई नहीं पकड़ा जाता। आज मोटरसाइकिल चोरी भी ये कर दी। नशे को भी एक यूं मान लिया कि ये तो हमारे जीवन का एक अंग बन गया, हमारे जीवन के साथ जुड़ गया। तो इसके लिए कोई बड़े जनप्रतिनिधि जो हैं, बड़े नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए, समाज सेवियों को आगे आना चाहिए। अकेला प्रशासन पे छोड़ना कहां तक उचित है, क्योंकि पीढ़ी तो समाज, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, सभी समाज में से ही आते हैं। अगर समाज ही खराब हो जाएगा, जो युवा पीढ़ी हमारी, जो आने वाली जनरेशन, जो हमारा भविष्य है वो खत्म हो जाएगा, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, कम से कम देखिए, भ्रष्टाचार तो इस सरकार के अंदर हर सीमा तक बढ़ा है, हर दफ्तर में, हर कार्यालय में। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन, मैं सबके लिए नहीं कहता, अच्छे ऑफिसर्स भी हैं हर फील्ड में, प्रशासन, पुलिस में, सब। लेकिन फिर भी ये नशे का कारोबार ऐसा है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके बारे में पुलिस के लोगों को भी, बड़े ऑफिसर्स को या कांस्टेबल तक को, सबको हमें जागरूक होना पड़ेगा कि नशे के प्रति हमेशा एक कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा, तब जाके इससे छुटकारा। जब से आपने जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी संभाली है, कार्यभार संभालने के बाद आपने सबको संजो के चले हैं, उससे मिले भी हैं, सवाल मैंने आपको पहले भी किया था। तो उसके बावजूद भी कई बार आपने जैसे मीटिंग रखी है या प्रेस वार्ता रखी है, तो जो वरिष्ठ नेतागण हैं या पूर्व सिंचाई मंत्री, वो कई बार आपके कार्यक्रमों में नहीं दिखे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जहां हमारे बीजेपी में एक पद्धति है कि जहां अपेक्षित वहां उपस्थित हमारे कार्यकर्ता, तो जहां भी डॉक्टर साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, जहां भी जब जिस बैठक में वो अपेक्षित होते हैं तो उसमें वो आते हैं। अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर मीटिंग में डॉक्टर साहब ये कोई ऑप्शन नहीं। मौजूदा में आपको सर क्या लगता है, कौन से विकास कार्यों में कमी है जो आप आगे बढ़ते हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ा मुद्दा हनुमानगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूँ कि हमारा इरिगेशन का क्षेत्र है, लेकिन हमें पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिलता। चाहे वो टाउन हो, जंक्शन हो, मैं यहाँ की बात करूँ या मैं पूरे जिले की बात करूँ, तो बहुत सारी जगह पर जो जमीन का पानी हम पी रहे हैं वो तो नीरा फ्लोराइड का पानी आ रहा है। और फ्लोराइड से क्या है, हमारे घुटने, हमारी आंतें, हमारे दांत, हमारे नाखून,
सब छोटे छोटे बच्चों में ये रोग हो रहे हैं। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा। 281 करोड़ रुपए की हमारी महत्वाकांक्षी योजना RUIDP की हमारी केंद्र सरकार की, हमारी सरकार के दौरान बनी थी योजना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर, वो स्कीम अदर जोन में चली गई। यहाँ के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उनकी निष्क्रियता, उनके उदासीनता की वजह से, इस सरकार की उदासीनता की वजह से, और आज वही जो सिस्टम वो चल रहा है। सीवरेज के बारे में मैं आपको बात करूं, जब मैं 2009 में पार्षद था, तब मेरे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि करीब 55 या 60 करोड़, 55 या 70 करोड़ रुपए का बजट था, सीवरेज डाला गया। आज तक वो सीवरेज चालू नहीं हुआ, तो जनता का करोड़ों रुपया आप गैर जिम्मेदारी से आप सड़कों में दबाते जा रहे हैं, थोड़े नहीं होते। मैं कहता हूँ आज कम से कम 70-80 करोड़ रुपए को जमीन में आपने दबा दिया, उसका कोई धनी चोरी नहीं। कहाँ आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, सिर्फ फॉर यूज में करोड़ों रुपए अधिकारी कमीशन खा गए, ठेकेदार पैसे कमा गए, लेकिन उसकी कोई ताक पुकार करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी बातों पे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसका चिंतन करेंगे और उसका सुधार करेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे थे, हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी थे, और खास मुलाकात में आप देख रहे थे इंडिया न्यूटन पवन खत्री के साथ और कैमरामैन पवन। जय हिंद, जय भारत।